उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और लगातार तमाम सियासी पार्टियां अपना संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले संजय निषाद यानी निषाद पार्टी के अध्यक्ष। इनसे बातचीत कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में जो सियासी हलचल इस वक्त तेज हो रही है उस पर बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव, किसका समीकरण बन रहा है? मैं तो समीकरण एनडीए की सरकार बनेगी, मजबूती से हम लोग उसे काम कर रहे हैं। 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया। 2014 को मैं एक लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली की थी और उस रैली का 14 फरवरी 2014 का जो रैली हुआ था उसका एक रिजल्ट आया कि कांग्रेस और जो हाथी थी वो साफ हो गई उत्तर प्रदेश से और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा सरकार में नहीं थी, माफ हो गई, सरकार में आ गई। 2014 से लगातार जीत भाजपा का हो रहा। 2017 में चुनाव लड़ा और एक बिना विधायक है। 2019 में आप देखे होंगे कि मैं मोदी जी के साथ खड़ा था। गठबंधन था बसपा और सपा का, बड़ा गठबंधन है। 2017 में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं निकला। जब ये वोट बैंक, जब कांग्रेस से मेरा समाज नाराज हो गया, बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। मेरा समाज जो है हाथी का बटन छूना बंद कर दिया, हाथी देखिए कहाँ चली गई। और 2017 में से हमारा समाज साइकिल का भी बटन छूना बंद कर दिया। 2019 में बसपा सपा का बड़ा गठबंधन था और आपने देखा होगा कि मैं मोदी जी के साथ खड़ा था और ऐतिहासिक जीत पूर्वांचल जिस तरीके से उस समय हुई थी, यही लोग डरे थे ना। पॉकेट में वोट नहीं है, वोट पार्टियों के पास रहता है और जो पार्टियां चुनाव 2019 में लड़ी थी, 2017 लड़ी थी, उसी तरीके से वही पार्टियां चुनाव लड़ रही। बल्कि 333 पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में लड़ी थी, सब गायब हो गई। केवल 5वीं पार्टी के रूप में निषाद पार्टी सेकंड नंबर पर मतलब दिख रही है आज के दिन में किंग मेकर। एक सवाल और है, किंग मेकर की भूमिका में आपको जाना जाता है। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो इस बार का भी चुनाव है, आप कितनी सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं? देखिए, जब किसी के साथ सहयोग गठबंधन हो जाता है तो अलग अलग मामला नहीं रखा था। जितना पूरा प्रदेश का 403 उस पर लड़ा जाए, एनडीए ने जो सीट निर्धारित करेगी उससे ज़्यादा सीट जिताएंगे। लेकिन हमने जो हमारे सिंबल पर है, मैंने बताया कि आपको कि 2 दर्जन लोग हमारे लोग हमने दरखा से, लेकिन 1.5 दर्जन पर मेरा जो मामला है पहले से तय हो चुका। 1.5 दर्जन पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेगी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो उन्होंने अपने समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अगर कोई दिक्कत होती तो उनको अपने शीर्ष नेतृत्व से बैठ के होनी चाहिए, नहीं हो तो झगड़े होने चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, बैठना। जैसे मैं लड़ाई लड़ता हूँ मोदी जी से, मैं लड़ता हूँ अमित शाह जी से, लड़ाई लड़ता हूँ योगी जी से, लड़ाई लड़ता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और दिशा निर्देश भी होता है कि भाई देखो सही दिशा है, उस पर रहो, कि ये रुकाऊ वाला होगा, ये टिकाऊ वाला होगा, तो इस पर उनको लड़ना चाहिए। अगर उन्हें अपने टिकट, बेटे की टिकट, आप मैं तो धन्यवाद दूंगा, उनकी बेटी करे, हम भाजपा में रहेंगे। जब उनके परिवार के लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं और पिछड़ों के नाम की बात छोड़िए, पिछड़ों की सेवा तो जब से आए मोदी जी तब से 2014 से आप देखो लगातार 2014, 2017, 2019 से 2022 भी जीतेंगे हम लोग। आज के दिन में कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव या नेता उसे कहते हैं समाज का जिस समाज पर अन्याय हो, धोखेबाजी हो, षड्यंत्र हो और उस समाज को पता न चले। जिसे पता चल जाए और लड़ाई लड़ाए टेबल पर संघर्ष करे, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। डॉक्टर संजय आप देखो, रेल आंदोलन है, सड़क आंदोलन है, रैलियां हैं, हम पूरे के पूरे हमेशा उनको संघर्ष के लिए लाते हैं। तो क्या इन लोगों ने कभी अपने समाज का सम्मेलन किया? कभी इन लोगों ने लेके धरना प्रदर्शन किया? कभी इन्होंने सदन में अपने समाज की आवाज़ उठाई? कभी इन्होंने अपने यहाँ दरबार लगाया? ऐसे में औचित्य किसी के ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना कठिन है। तो आज के दिन में इस दौर में जहां आप चुनाव आयोग ने सबको निष्क्रिय कर दिया, न मंत्री है न विधायक हैं। जब चुनाव लड़के आइए तो आप विधायक हैं, फिर आप कैबिनेट में पार्टी चाहेगी तो आप मंत्री हो। जब चुनाव आयोग ने आपको नील कर दिया, आप पहले कहते, जैसे प्रधानमंत्री मिलते हमारे 11 तारीख को गए थे, वहाँ बोलते कि आप जिस तरीके से मैंने बोला, भाई मेरे समाज का एक दर्द है, हम वकील है, सदियों सताए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वकील है, जज है, इन्हें जजमेंट करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं कल जज कर, तो उन्हें भी करना चाहिए ना कि हम ये अन्याय ऐसे ऐसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सुधार होना चाहिए। तो बिना इस तरीके की बात किए और किसी के साथ छोड़ के जाना, वो उनका मामला है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके का उनको नहीं करना चाहिए और उन्होंने खुद अपना नुकसान किया, अपने समाज का नुकसान किया। सर, कुछ कद्दावर नेता हैं भाजपा के जो इधर उधर हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी में गए हैं, ये चलता रहता है, चुनावी मौसम है। लेकिन इस बार का चुनाव क्योंकि भाजपा सत्ता में है, क्या चुनौतियों वाला चुनाव नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
एक कैडर बेस सिस्टम है, उसके यहाँ एक सिस्टम है, उनके यहाँ संगठनात्मक होता है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ एक पंचायत होती है, सब सिस्टम में आता है। वहाँ एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, एक दरी बिछाने वाले को मंत्री बनाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई एक व्यक्ति वहाँ निर्णय नहीं लेता है, और जो निर्णय होते हैं उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो जो बाहर से आते हैं और आए, अपना फायदा उठाए फिर चले गए। तो ये तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य तो बसपा से आए थे, फिर जितना देर फायदा लेना था उतना थे, चले गए। तो ऐसे बहुत जातियां हैं कि जिनको आज उपेक्षित हैं। जैसे एक दिन मैं अपने गांव से आ रहा था, तो मैं 40 साल पहले भी देखा कि एक पत्थरकट्ट एक बिरादरी होती है, मैं वहाँ शाम को रुक गया। तो अभी पहली बार गया था जब वायु श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद, तो मैं रुका, तो गाड़ियाँ थी, पुलिस थी, तब थोड़ी देर रुका तो आ गया। तो मैंने पूछा भी क्या हाल है, तो उसने अरे साहब ऐसे ही हम लोग हैं। तो मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा आदमी बुलाओ, तो एक लड़के को बुलाया, हाई स्कूल में पढ़ रहा। मैंने उससे पूछा कहाँ तक पढ़े हो, बोला हाई स्कूल पढ़े। बताइए 40 साल में वो अभी हाई स्कूल उस मोहल्ले में पास हुआ, और एकदम तहसील के सामने। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हारा अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र बना? कहा नहीं, तहसीलदार के पास जाते हैं तो दुनिया आई बाई करता है, ये कागज लाओ कागज। तो इसका मतलब उसके समाज में पत्थरकट्ट में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता, कोई नेता होता, तो लड़ाकर उसका भी एक हिस्सा है। तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है, मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के आधार पर यह हुआ कि 66 समूह जो अनुसूचित जाति का है, उसमें हाथी के लोग खा के हीरो हो रहे हैं, बाकी को जीरो बना दिया। 27% में खाली एक वर्ग जिनके हाथ में 30 साल से सत्ता थी, इसीलिए तो दलित और पिछड़े नाराज हो गए उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की। भाई दरोगा वही पैदा होंगे, उनके माँ के कोख से। पहले था ना कि दलित पहले वही जाटव या लेदरमैन के माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना टोपी झंडा ले लिया, राजनीति का उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया, तो आज उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे हैं। तो और जातियों के अंदर भी अब चेतना आ गई जब से मैं पैदा हुआ कि भाई अपनी माँ के कोख से मजदूर क्यों पैदा करोगे, माँ के पेट से बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन भविष्य पार्टी बनाती है, राजनीति बनाती है। मैंने उन्हें बताया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर। मैंने उन्हें बताया कि जो है एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि आओ तुम्हारी जो गरीबी है वो समस्या भगवान नहीं दूर करेगा, संविधान दूर करेगा, और संविधान समस्याओं का समाधान है, उसकी गेट पास तुम्हारे पास। मैंने कहा कि गेट पास तुम्हारे पास, असली भगवान तुम हो, लेकिन तुम्हें दारू पिला के शैतान बना रखा है। तो आओ इंसान बनो, महान बनो, और सही जगह बटन दबाओ, जिससे तुम्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में। इसलिए मेरा एक इरादा है कि अब तक भाई देखो, हाथी जब आती है तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी पॉलिटिकल पार्टनर होते हैं, और देखो जब साइकिल आती है तो अमर सिंह एंड कंपनी पॉलिटिकल पार्टनर होते हैं। तो दलितों पिछड़ों के नाम का खेला है। तो मैं चाहता हूं कि वोटर जो 70 साल से सताया गया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोसों दूर है, जिसकी 2 जून की रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, जिन बेईमानों ने छीना है, पहले उनसे सत्ता से हटाया मैंने, अब हटाकर उन्हें खत्म किया। अब इन्हें 2 जून की रोटी, उनके कपड़े और मकान, शिक्षा दिलाने का काम डॉक्टर संजय निषाद पाटिल। सर आपने ये बात कही है, लेकिन इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे ये भी मैं जानना चाहूंगा। शिक्षा पर आपका जो विश्लेषण है बहुत लाजवाब है। टीम तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, निषाद पार्टी के पास है, जितना भी निर्धारित है वो सब जीतेंगे हम। सर अभी वर्चुअल माध्यम से तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, निषाद पार्टी किस तरीके से, क्या आपकी भूमिका है चुनाव के दौरान? मैं तो पहले से ही मैं धन्यवाद दूंगा कि संविधान और विज्ञान का बड़ा गहरा रिश्ता है, और चुनाव आयोग ने आज विज्ञान की बात की। अब कम से कम नई पीढ़ी, कोई ऐसा भी एक ही आदमी, एक ही को बूथ अध्यक्ष बनाया जाता था ना, एक ही। अब तो कम से कम युवाओं को अवसर मिलेगा। पहले क्या करते थे, जो उनके दारू पी लिया, कोई उनका झंडा उठा लिया, नारा लगा लिया, कभी पैसे दे के रैलियों में लाए, 1 घंटा पढ़ाया, कोई गुमराह कर दिया, उनकी बात अपनी अच्छी बात कर दिया, उन्हें गाली दे दिया, उन्हें कर दिया, तो इससे गुमराह होकर वोट डाल देते। अभी कम से कम डिजिटल माध्यम से लगातार वोटर के पास मैसेज जाएगा। तो कहते हैं कलेक्शन द इन्फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। कम से कम वोटर के पास अब सही जानकारी होगी, लंबी जानकारी होगी, और फ्रॉड जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जैसे फ्रॉड जानकारी देगा चुनाव आयोग उसे रोकेगा। तो एक सही जानकारी के आधार पर चुनाव को, वोटर को चुनने का एक अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से कोई नया चीज होता तो समस्या। निषाद पार्टी ने भी अपना वार रूम बना रखा, IT सेक्टर तेज कर रखा, हमने डिजिटलाइज कर रखा। डिजिटल का मतलब होता कि 0 से 9 को डिजिट कहते हैं, लेकिन 0 के बगल में जब 1 खड़ा हो जाता तो उसे हीरो कहते हैं। तो ये डिजिटल जो इस जमाने का है वो 0 से हीरो बनाने के लिए है। तो अभी तक तो पिछली पार्टियों ने समाज को, देश को तो 0 बना रखा था, अब हीरो बनाने का समय आ गया। तो मैं तो चाहूंगा कि धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को कि डिजिटलाइज कर दिया। थोड़ी समस्या कुछ लोगों को आएगी कि वो
उस समस्या का समाधान उन्हें जल्दी करना चाहिए। मैं उसको समर्थन करता हूं। सर, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चुनाव का दौर हो या तमाम सरकार के फैसले हों, आपसे राय ली जाती है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और विवेकानंद जी ने कहा है कि द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी। एजुकेशन की बात हुई है, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया? देखिए, मैंने वही कहा ना कि पहले हमारे पिछड़ा वर्ग जब आयोग बना, जो आया मंडल कमीशन लागू हुआ, तो पिछले कितनी चालाक थे लोग कि सर्विस में रिजर्वेशन दे दिया पिछड़ों को, एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं दिया। तो कम से कम मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि एजुकेशन में उन्होंने रिजर्वेशन देना शुरू किया, चाहे कम चाहे बेसी है। आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय आज के दिन में जो ये चुनाव 2 साल से, जो मैं 2 साल से भाजपा के साथ हूँ, उस समस्या का समाधान उन्हें जल्दी करना चाहिए। मैं उसको समर्थन करता हूं। सर, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चुनाव का दौर हो या तमाम सरकार के फैसले हों, आपसे राय ली जाती है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और विवेकानंद जी ने कहा है कि द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी। एजुकेशन की बात हुई है, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया? देखिए, मैंने वही कहा ना कि पहले हमारे पिछड़ा वर्ग जब आयोग बना, जो आया मंडल कमीशन लागू हुआ, तो पिछले कितनी चालाक थे लोग कि सर्विस में रिजर्वेशन दे दिया पिछड़ों को, एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं दिया। तो कम से कम मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि एजुकेशन में उन्होंने रिजर्वेशन देना शुरू किया, चाहे कम चाहे बेसी है। आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय आज के दिन में जो ये चुनाव 2 साल से, जो मैं 2 साल से भाजपा के साथ हूँ, और 2 साल में 1.5 साल कोरोना ने खा गए, पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर ले लिया। लेकिन मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूं कि भाई जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ेगा, अमेरिका पढ़ेगा, जिसके पास बेटा पैसा नहीं होगा रिक्शा चलाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा इलाज होगा ठीक हो जाएगा, जिसका पैसा नहीं होगा बेटा तड़प के मर जाएगा। तो ये जो नीति बदलनी चाहिए, जो इलाज प्रधानमंत्री को मिलता है वो वोटर को मिलना चाहिए, जो शिक्षा बड़े मंत्री बैठे हो उनको मिलना। मैं इसकी आवाज़ उठाता रहा। लेकिन अभी तो हम धीरे धीरे 70 साल बनाम 7 साल 70 साल से गड्ढा खोद दिया गया, इतना उलझा दिया गया था कि ये जो समुदाय है, मछुआ समुदाय, कि जो जिधर जाता था इनके ऊपर पौआ का लेवी लगाया था, पौआ पिलाओ झुआ भर रोड पर, अब पैसा पावर ले लो इनका। तो अब इनके ऊपर हमने पार्टी का लेवी लगा दिया, अब एक वोट बैंक हो गया। तो जो पिछली सरकारें जो इनके साथ धोखेबाजी कर रही थी कि भैया दोहरी शिक्षा नीति थी और तमाम थी, तो उसको कम से कम धीरे धीरे आज के दिन में आप देखो कि उत्तर प्रदेश में किसी मास्टर की आप ट्रांसफर भी नहीं करा सकते आसानी से। पहले क्या था कि सारे मास्टर नेता के साथ घूमते थे, दस्तखत ही नहीं करने जाते थे, जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफर करा के की जगह बैठे रहते थे। तो कम से कम कुछ तो सुधार हुआ। बड़े अधिकारी का ट्रांसफर कराना आसान है, मास्टर का ट्रांसफर कराना मुख्यमंत्री के स्तर से। तो एजुकेशन में अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, तो एक ही बार नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं जो 2022 में आऊँगा, खुद ही मैंने पहले रखा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने वादा कर रखा गाँव में कि हर एक जाति और धर्म के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हर जिले में मैं कोचिंग सेंटर चलवाऊंगा और निःशुल्क होगा। हर जाति के लोग भी IAS PCS बने, बुद्धिमान पैदा हो और वो भी अपने समाज की हिस्सेदारी तय करें, उन्हें उनके अंदर मैसेज जाए कि नहीं IAS PCS बिना बुद्धिमान का है, और बुद्धिमान लोग ही इस देश को चलाते हैं, बुद्धिमान आदमी ही समाज में परिवर्तन करता है। जिन बेईमानों ने छीना है, पहले उनसे सत्ता से हटाया मैंने, अब हटाकर उन्हें खत्म किया। अब इन्हें 2 जून की रोटी, उनके कपड़े और मकान, शिक्षा दिलाने का काम डॉक्टर संजय निषाद पाटिल। सर, आपने ये बात कही है, लेकिन इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे ये भी मैं जानना चाहूंगा। शिक्षा पर आपका जो विश्लेषण है बहुत लाजवाब है, लेकिन इस बार के मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं जो 70 साल से जो सताए गए लोग हैं, सबको देख लिया है। मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। पहले राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं तो 1 रुपया गांव पहुंचता, 99 20 वाले खा जाते हैं। तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा ना कि कम से कम बिना रुपए खर्च किए सीधे यहाँ से डालते हैं और किसान के खाते मिलता है। महिलाओं को कोई पूछता नहीं था। कम से कम गांव में जितनी योजनाएं जा रही हैं, कम से कम महिलाओं के नाम से, महिला को तो खोजते जा रहा सिक्योरिटी, महिला को तो कम से कम खोजते जा रहा है ना लेखपाल। कम से कम आधी आबादी महिलाएं जो उपेक्षित थी उनको मालकिन कहा जाता था, लेकिन उनके नाम से कोई योजना नहीं थी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के, पहले क्या भेदभाव होता था कि लिस्ट जाती थी, उनके लोग दरोगा, उनके लोग जो भी भर्ती हो जाते थे, और हमारा आदमी चला गया कहीं भर्ती होने के लिए लाइन में, तो उसके सीने पे खूंचा मारा, 2 इंच घटा दिया, लंबाई ना आपके घटा दिया, खत्म हो गया, लात मार कर उन्हें भेज दिया। आज के दिन में किसी थाने पर एक कोई हमारा सिपाही नहीं होगा,
एक भी दरोगा नहीं होगा। आज देखिए जिसकी जिसकी सरकारें हैं, सिपाही दरोगा सब भरे हैं। तो ये हमारा ये मुद्दा ही है कि कोई भी जो और जातियां जो हैं, जिन लोगों ने वोट दिया इनको, क्या उनकी नौकरी नहीं, उनका हिस्सा नहीं बनता है? उन्हें शिक्षा नहीं चाहिए? खाली इन्हीं के बाप, उनके ही माँ के कोख से पैदा होने वाला बुद्धिमान है, बाकी के माँ के कोख से बुद्धिमान है? बुद्धिमान तब बनता है जब उसकी सत्ता की हिस्सेदारी होती है। तो सर एक सवाल आखिरी मेरा ये है कि कितनी सीटें इस बार? तो मैंने कहा ना कि हमने 24, जितना भी भाजपा ने एनडीए, अब तो भाजपा और निषाद पार्टी अपना दल लड़ रहा है ना, एनडीए जितना सीट निर्धारित की है उससे अधिक सीट जिताकर दिखाऊंगा, तब माना जाएगा कि निषाद पार्टी में बहुत बड़ा दम है। मैंने 24 सीटें का लिस्ट दे रखा, बताए होंगे कि उसमें से 1.5 दर्जन सीट निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संजय कुमार निषाद, जिन्होंने बेबाकी से तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल इस वक्त तेज है, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जो तमाम गठबंधन वाली पार्टियां, अगर हम निषाद पार्टी की बात करें तो उनका क्या योगदान रहेगा, इस पर भी हमने संजय निषाद जी से चर्चा की है। और लगातार उनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो सत्ता में आ रहा है। ये तो समय बताएगा कि आखिर इस बार सत्ता की कुर्सी किसके हाथ होगी, लेकिन यह जरूर जाहिर हो रहा है कि इस बार की जो राजनीति है वो तेज हो रही है, और लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण लगातार एक दूसरे पर बार सिलसिले के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी करण के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।